अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो करेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द वाइफ ऑफ बाथ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिशियन के बारे में बात की और इस पोएम की लाइन नंबर 446 तक अपने टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों ने लाइन नंबर 447 से अपनी पोएम को स्टार्ट करना है और जो करेक्टर हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर थ्रू आउट द स्टोरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। इवन के डिफरेंट क्रिटिक ने इसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म भी किया है। और उसके अलावा हमारे एक मॉडर्न पोएट है टेड ह्यूज। टेड ह्यूज ने एक पोएम लिखी है चौसर के बारे में जिसका नाम है चौसर, और उन्होंने उस पोएम में चौसर को अप्रिशिएट किया है, उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। लेकिन उसी पोएम में उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर जो स्पेशल नेम मेंशन किया है वो द वाइफ ऑफ बाथ का नेम है। तो इन शॉर्ट ये जो करेक्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा रिस्पेक्टिव लेक्चर है वो शुरू करते हैं। द वाइफ ऑफ बाथ ये बिलोंग कर रही है एक रूरल एरिया से, एक पैरिश एरिया से, जो कि साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड के करीब एक सिटी है। सिटी का नाम है बैथ, वहाँ पे रहती है, उसके बिल्कुल करीब है। तो हमारी जो ये करेक्टर है वाइफ ऑफ बैथ, ये कहाँ से बिलोंग कर रही है? ये बैथ सिटी साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड के करीब एक पैरिश एरिया है, वहाँ रहती है। ठीक हो गया। अब ये है कौन? चौसर बताता है हमारे साथ एक पिलग्रिम थी इस पिलग्रिमेज के अंदर, और वो पिलग्रिम कौन थी? वो वाइफ ऑफ बाथ थी। वो बिलोंग कहाँ से कर रही है? चौसर ने ये बताया कि वो साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड में एक सिटी है बैथ, उसके बिल्कुल करीब रहती है। तो बैथ बेसिकली एक प्लेस का नेम है जो कि प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड की लार्जेस्ट सिटी है, और ये सिटी अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स की बेस पे फेमस है। एनी हाउ, ये जो वाइफ ऑफ बाथ है कहता है ये लिटिल डेफ है, थोड़ी बहरी है, और ये इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज आया था, हम लोगों को भी हमारे एग्जाम में आया था कि कौन सा करेक्टर इस टेल के अंदर डेफ दिखाया गया है, तो वो वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर है। ठीक है, शी वॉज अ लिटिल डेफ। और चौसर कहता है इसका ये डेफ होना यही मैटर है रिग्रेट का। रिग्रेट मीन्स के पछतावा होना या फिर उदासी फील होना, सैडनेस होना। फिर चौसर बताता है कि ये जो है ना क्लॉथ मेकिंग के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट है। इवन कि इतनी एक्सपर्ट है कि इसने येपर्स और गेंट, ये दोनों सिटीज़ के नेम है, इनके भी वीवर्स को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों के जो सिटीज़ के वीवर्स हैं ना वो अपनी क्लॉथ मेकिंग की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन चौसर कहता है जो वाइफ ऑफ बाथ है वो उनसे भी ज़्यादा अच्छी स्किल्स रखती है क्लॉथ मेकिंग की। और ये जो दोनों सिटीज़ है ना, ये बेल्जियम की सिटी है, और स्टिल अभी तक ये अपनी कॉटन और वुलन इंडस्ट्री की बेस पे काफ़ी फेमस है। बट इनका फेमस होना वाइफ ऑफ बाथ के आगे कुछ भी नहीं है। तो इतनी स्टोरी क्लियर हुई है आपको? पहले इन लाइंस को हम डिस्कस करते फिर आगे जाते हैं, फर्दर समरी, फर्दर पैराफ्रेजिंग करते हुए फिर फर्दर लाइन को डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, फर्स्ट लाइन देखें, अ गुड वाइफ वॉज देयर ऑफ बिसाइड बाथ। कहते हैं बाथ के करीब एक अच्छी वाइफ, एक गुड वाइफ रहती थी, बट शी वॉज समडल डेफ, लेकिन वो समहाउ लिटिल डेफ थी। एंड दैट वॉज स्कैथ, स्कैथ मतलब रिग्रेट, और यही मैटर ऑफ रिग्रेट था, यानी कि यही एक सैडनेस का कॉज था। ऑफ क्लोथ मेकिंग शी हैड स्विच एंड हॉन्ट। स्विच मीन्स सच और हाउंड मतलब स्किल। कहता कपड़े बनाने में काफ़ी अच्छी महारत रखती थी। शी पास्ड हेम ऑफ येपर्स एंड ऑफ गाउन, कि उसने अपनी स्किल की बेस पे येपर्स और जो गाउन्स, इन दोनों जो प्लेसेस थी इनकी भी महारत को पीछे छोड़ दिया था। ये दोनों प्लेसेस कौन थी? ये दोनों सिटीज़ जो है बेसिकली बेल्जियम का पार्ट था, बेल्जियम की सिटीज़ हैं, और मैंने बता दिया इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अपने कॉटन और वुलन इंडस्ट्री की बेस पे काफ़ी फेमस है। इन ऑल द पैरिश वाइफ ने वॉज देयर नॉन। कहता जितना पैरिश था, यानी कि जिस एरिया में वाइफ ऑफ बाथ रह रही थी, उस पूरे एरिया में इस वाइफ जैसी कोई भी विमेन नहीं थी। पैरिश बेसिकली एक रूरल एरिया होता है, या फिर एक ऐसा एरिया, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर अपना ही चर्च हो और उसके अंदर अपना ही मिनिस्टर या अपना ही प्रीस्ट हो। तो हमारी वाइफ ऑफ बाथ ऐसी प्लेस से बिलोंग करिए जहाँ पे
उनका उस एरिया का अपना चर्च बना हुआ है और उनके अपने ही प्रीस्ट और मिनिस्टर हैं. दैट टू ऑफरिंग बिफोर हर शुड गोन. ऑफरिंग मीन्स टू ऑफर्ड समथिंग, और बिफोर यहाँ पे BEFORE वाला बिफोर है. हायर मीन्स हर, और शुड मतलब शुड SHOULD वाला शुड, और गोन मतलब गो. कि ये ऐसी लेडी थी कि जब भी चर्च को ज़रूरत होती थी तो ये चर्च को अपनी मनी, अपने आर्म्स, फूड प्रोवाइड करती थी. मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा ऑफर्ट्री. ऑफर्ट्री मतलब होता है कि रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस सर्विसेज के लिए पैसा या फिर खुराक देना. और ये इतनी चैरिटी करती थी, इतनी ज़्यादा ये जो था मनी देती थी चर्च को, कि कोई भी औरत इसके रैंक के, इसकी इक्वल रैंक के इसके मुकाबले में थी ही नहीं, कि कोई इसे आगे बढ़ नहीं सकती थी. और अगर कोई औरत ऐसी हिम्मत कर लेती पैसा देने की, मतलब कोई भी औरत वाइफ ऑफ बाथ से ज़्यादा चैरिटी कर लेती, तो उस टाइम पे इसको इतना गुस्सा आता कि जितनी भी चैरिटी करने की लिमिट थी और टॉलरेंस की लिमिट थी, ये सबको क्रॉस कर जाती. टॉलरेंस कौन सी? क्रिश्चियन टॉलरेंस, मतलब कि सब्र करना. वो सारा सब्र भूल जाती और इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती कि जो लड़की है या कोई भी औरत है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है कि इससे ज़्यादा आगे चले गई ये चैरिटी के अंदर. तो बेसिकली ये आयरनी यूज़ की है जोसन ने. जैसे कि लाइन देखें, एंड इफ देयर डाइड सर्टन सो रोथ वॉज शी. रोथ मतलब wrath, गुस्सा. सर्टन अचानक से, डाइड डिड, कि या फिर अगर कोई भी औरत कोशिश करती तो इसको इतना गुस्सा आ जाता दैट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी, कि वो जितनी भी चैरिटी थी उन सबसे आगे निकल जाती. यहाँ पे चैरिटी रेफर कर रहा है पोलाइटनेस को और कर्टसी को, कि अपनी सारी पोलाइटनेस, अपनी सारी कर्टसी भूल जाती और फुल गुस्से में आके लड़ती. देन है हर कवर्डशिफ. कवर्डशिफ कहते हैं बेसिकली एक स्कार्फ को, ऐसा स्कार्फ जो कि एम्ब्रॉयडर्ड हो और वो सर और नेक को कवर करने के लिए लिया जाता हो. फुल फाइन वर्न ऑफ ग्राउंड. फुल मीन्स वेरी, फाइन मतलब फाइन, वर्न मतलब वर, ग्राउंड मतलब टेक्सचर. इसने जो स्कार्फ लिया हुआ था वो अपने टेक्सचर के लिहाज से बहुत फाइन था, काफ़ी अच्छा था. अब चौथर इसके स्कार्फ के बारे में बात कर रहा है. कहता है कि इसने जो स्कार्फ लिया था ना वो फाइन टेक्सचर का बना हुआ था, काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड था. और कहता है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब ये स्कार्फ अपने सर के ऊपर संडेज़ के लिए जब चर्च में जाती है सर पे लेकर, तो वो 10 पाउंड से कम वज़न का नहीं होगा, मतलब वज़नी स्कार्फ है. फिर इसके बाद वो उसके स्टॉकिंग्स की बात करता है कि जैसे स्टॉकिंग्स पहनी है ना, वो रेड कलर की स्टॉकिंग्स, मतलब जो लेग को कवर करने के लिए ट्राउज़र पहना जाता है, काइंड ऑफ सॉक्स. कहता है बहुत सॉफ्ट है और प्लेन है और काफ़ी टाइटली उस स्टॉकिंग्स को इसने बांधा हुआ है. इसके शूज़ जो हैं वो सॉफ्ट और न्यू है. इसका फेस जो है वो बोल्ड है, फेयर है और रेडिश है अपनी कॉम्प्लेक्शन के अंदर. जैसा कि देखें, अच्छा, आई डोंट स्वेयर दे वर्डन 10 पाउंड्स, कि मैं ये यानी कि पूरी हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि वो 10 पाउंड से उनका जो है ना स्कार्फ वो अपने वेट में उसमें कम नहीं होगा. दैट ऑन अ संडे वर्न अपॉन हर हेड, जो संडे को जब चर्च जाती है अपने सर के ऊपर ये पहनती है. हमने बड़ा डिस्कस किया था ना कि इसने अपने सर पे स्कार्फ पहना है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है और फाइन टेक्सचर में है. और वो कह रहा है चौसर कि आई डेयर से द स्कार्फ शी वॉर अपॉन हर हेड व्हेन गोइंग टू द चर्च ऑन संडे. तो उनका वजन जो है वो 10 पाउंड से कम नहीं होगा, यानी कि हैवी स्कार्फ है. कहते हैं हर होजन कहते हैं होज स्टॉकिंग्स को, वर ऑफ फाइन स्कारलेट रेड, वो फाइन क्लॉथ से बनी है जो कि रेड कलर में है. फुल स्ट्रेट, ये टाइट, यानी कि पूरी टाइट इसने फास्ट एंड बांधी हुई है. एंड शूज़ फुल मॉइस्ट एंड न्यू, और जो शूज़ पहने हुए हैं वो कैसे के हैं, वो सॉफ्ट है और न्यू है. तो यहाँ बेसिकली वो इसकी अपीयरेंस को बता रहा है. अब इस वाली स्लाइड पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट लाइन से लेकर लाइन नंबर 454 चैरिटी तक, ठीक है, यहाँ तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है इसकी. नेक्स्ट है बोल्ड वाज हर फेस. इसका फेस जो था वो बोल्ड था एंड फेयर एंड रेड ऑफ हीव मतलब कॉम्प्लेक्शन. कहते हैं कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से बात की जाए तो इसका जो फेस है वो बोल्ड, फेयर और रेड था. शी वॉज अ वर्दी वुमेन ऑल हर लाइफ. कहता है अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर ये एक रिस्पेक्टेबल वुमेन थी और ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल थी
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा अभी आपने। हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड 5, और इसके 5 हस्बैंड थे चर्च डोर पे। ठीक है, यहाँ पे रिलीजन को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया कि चर्च डोर के ऊपर इसके, मतलब जो चर्च का दरवाज़ा है, चर्च में इसके 5 हस्बैंड थे। ठीक है, हालांकि जो चर्च होते, प्रीस्ट होते हैं, वो मोस्टली शादी नहीं करते। तो यहाँ पे ये भी जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और ऊपर जो उसने कहा ये वर्दी वुमन है, रिस्पेक्टेबल वुमन है, नीचे बता रहा है इसके 5 हस्बैंड्स थे, और विदाउट अदर कंपनी इन यूथ, और इसके अलावा इसके जो यूथ था, जब ये जवान थी, यंग एज थी, तो उस टाइम पे भी इसकी दूसरी कंपनीज भी थी, लेकिन उनको इसने काउंट नहीं किया, उनको काउंट किए बगैर इसके 5 हस्बैंड्स थे। बट देर ऑफ नेट नैट टू स्पीक एज नोधा, यानी कि अब कहता है लेकिन इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब देर इज़ नो नीड टू स्पीक ऑफ इट नाउ, कि अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ तक ये अब इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, लाइन नंबर 461 से 464 तक। ये आयरॉनिकल लाइन है कि वो चौसर कह रहा है बड़ी वर्दी वुमेन है, बड़ी रिस्पेक्टेबल लेडी है, इसके 5 हस्बैंड हैं, इसके यूथ में काफ़ी अफेयर्स रहे हैं, सब कुछ। फिर है एंड थ्राइस हैड शी बीन एट यरूशलेम, वो 3 दफ़ा यरूशलेम में भी रही है। यरूशलेम एक होली प्लेस के नेम से बहुत फेमस प्लेस है, जिसके अबाउट स्टिल अभी तक बहुत जंगें हो रही हैं। तो यरूशलेम के अंदर एक चर्च है सेपल्कर, ठीक है, उस पलकर के अंदर जो है ना, इफ वाइफ ऑफ बाथ ने 3 दफ़ा विजिट किया है। इसके अलावा इस वाइफ ऑफ बाथ ने बहुत सी स्ट्रीम्स, बहुत से रिवर्स को भी क्रॉस किया है, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। तो रिवर और स्ट्रीम्स बेसिकली हर कंट्री में, लेकिन इसने फॉरेन कंट्रीज़ के रिवर्स और स्ट्रीम्स को भी क्रॉस किया, मतलब उनको भी विजिट किया हुआ है, वहाँ से भी वो गुजरी हुई है। अभी तो ये जा रही है थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे कैंटरबरी में। चौसर कहता है इसके अलावा भी इसने बहुत से पिलग्रिमेजेस की हुई हैं, जिसमें जो मोस्ट फेमस श्राइन है वो कौन सी हैं, वो रोम की, यानी कि रोम जब इटली का पार्ट था तब उसके अंदर जितनी फेमस श्राइन्स थी ये वहाँ पे भी गई हुई है। श्राइन्स मतलब मकबरे, मज़ार। इसके अलावा इसने जो मिरेकलस इमेज बना हुआ है वर्जिन मैरी का, इस प्लेस पे जो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं, जो फ्रेंच अल्टेनिक कोस्ट पे है ये प्लेस, वहाँ पे भी ये गई हुई है। फिर इसके अलावा ये सेंट जेम्स के श्राइन पे भी गई हुई है, ये कंपोस्टेला भी गई है, गलेशिया भी गई है, NW स्पेन भी गई है, ये 3 मैगी किंग्स जो थे उनके श्राइन पे भी गई है, सेंट उर्सुला के श्राइन पे भी गई है। फिर इसके अलावा द 11,000 वर्जिन्स जो सब के सब जर्मनी के एक प्लेस क्लोन में है, वहाँ पे भी ये गई है। और ये ऐसी लेडी थी जिसको मोस्टली जो होली प्लेसेस थी या होली जर्नी के जो रास्ते थे, या लैंड से हो या बाय सी हो, उन सबको ये जानती थी। उन सब होली जर्नी के जो रास्ते थे उन सबको भी ये अच्छे से जानती थी। अब लाइंस देखते हैं। शी हैड पास्ड मैनी अ स्ट्रेंज स्ट्रीम, कि वो बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो स्ट्रीम्स थे या रिवर्स थे उनसे भी गुजरी हुई है। एट रोम शी हैड बीन, वो रोम में भी थी, एंड एट बोलोइन, वो ब्लोइन में भी थी। ये वही प्लेस जिसका मैंने नेम लिखा था स्क्रीन के ऊपर जब मैं आपको बता रही थी, जहाँ पे वर्जिन मैरी की इमेज बनी हुई है, जो कि फ्रेंच अल्टेनिक कोस्ट के बिल्कुल पास है। एनी हाउ इन गैलिस एट सेंट जेम एंड एट क्लोइन, गैलिस में जहाँ पे सेंट जेम्स है उनके श्राइन पे गई है। फिर मैंने बताया था कॉम्पोस्टेला और ग्लेशिया, NW स्पेन, ये सारे इसी जगह पे आ जाएंगे। फिर जो क्लोन मैंने बताया यहाँ पे श्राइन है 3 मैगी किंग्स के, उसके बाद जो है उर्सुला, सेंट उर्सुला, फिर 11,000 वर्जिन्स, ये सब के सब जो है ना इसी क्लोन नाम की प्लेस जो कि जर्मनी में है वहाँ पे हैं। एंड देन शी कुड मचल ऑफ वंडरिंग बाय द वे, कुड मतलब न्यू, मचल मतलब मच, वंडरिंग मतलब वैंडरिंग या फिर ट्रैवलिंग करना, बाय द वे मीन्स जो रूट है, जो रास्ते हैं, या बाय रोड हो या फिर बाय सी। कहते हैं इसने बहुत सी जर्नीज़ की हैं, तो जितनी भी होली जर्नीज़ हैं उनके जो रूट्स हैं, वेदर वो बाय ट्रैवलिंग हो यानी कि बाय रोड हो या फिर बाय सी हो, उन सब के ट्रैवलिंग के रास्ते को अच्छे से जानती है। गैट तुट वॉज शी सूदली फोर से, कहता अगर मैं सच कहूँ तो सच बात क्या है कि शी वॉज गैप टूथ, उसके जो दांत थे उनके अंदर एक गैप था, और बड़े कंफर्टेबली एक स्लो पेसिंग सैडल हॉर्स के ऊपर बैठी हुई थी, मतलब उसका घोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। उसने एक बहुत ही अच्छा एक नाइस विम्पल पहना हुआ है, विम्पल कहते हैं एक वेल को, निकाब को,
और उसने अपने सर के ऊपर जो हैट पहनी है ना, वो इतनी ब्रॉड थी जितना एक बकलर। बकलर बेसिकली जब हम जंग लड़ते हैं, हाथ में हमने अपनी हिफाजत के लिए एक शील्ड पकड़ी होती है ना, उसको कहते हैं। एक स्मॉल शील्ड होती है जो कि राउंड शेप में होती है, ठीक है। तो कहता है उसकी हैट वैसे थी जो लाइट वेट में थी। और कहता है उसने अपने जो हिप्स थे ना, मतलब वो ब्रॉड थे, बड़े थे, तो उसको किस तरह कवर किया हुआ था, एक मैंटल के साथ, एक क्लॉक के साथ, एक कपड़ा लेकर। जिस तरह हैरी पॉटर में देखा होगा आपने, हैरी पॉटर एक क्लॉक पहनता है ना, जिससे उसकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है सर समेत। तो कहता है उसने इस तरह का एक क्लॉक पहना हुआ था जिससे उसने अपनी बॉडी को कवर किया हुआ था। और वो मैंटल, वो क्लॉक इसके पाँव तक जा रहा था। पहले इतना पढ़ लेते हैं। अपॉन एन एम्बलर इजीली शी सेट, अपने मतलब वो घोड़े के ऊपर जो कि स्लोली चल रहा था, वो उसके ऊपर बैठी हुई थी बड़ी कंफर्टेबली। यम्पल्ड वेल, जो उसने निकाब पहना हुआ था बड़ा ही नाइस था। एंड ऑन हर हेड एन हैट, और उसके सर के ऊपर एक हैट थी, एज ब्रॉड एज इज अ बकलर, इतनी बड़ी थी जितना कि एक बकलर हो। और अ टार्च, टार्च भी एक शील्ड होती है, लाइट शील्ड, ठीक है। कहते इतनी बड़ी थी जितने कि एक बकलर हो, यानी कि एक शील्ड हो, और यहाँ फिर एक लाइट शील्ड हो। शील्ड वही मैंने बताया जो वॉर के अंदर सिपाही हाथ में पकड़ता है, उस शेप की इसकी हैट थी, बिल्कुल राउंड। अ फुट मेंटल अबाउट हर हिप्स लार्ज, कहता है इसने अपने जो हिप्स थे उनको कवर करने के लिए एक मेंटल पहना हुआ था, एक क्लॉक पहना था जो कि इसके पाँव तक जा रहा था। एंड ऑन हर फीट अ पेयर ऑफ स्पोर शार्प, और इसने अपने पाँव के अंदर ना एक शार्प स्पर पहने हुए थे। स्पर क्या होते हैं बेसिकली, आपने देखा होगा जूतों के ऊपर ना नोकीले से स्पाइक से, वो अक्सर काउबॉयज ने पहने होते हैं अपनी जूती के नीचे, जिसके ऊपर वो नुकीले से टायर लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, उसको कहते हैं स्पर। तो कहते हैं इसने अपने पाँव के यानी कि उसके फीट थे, अपने पाँव थे, अपने पाँव पे जूती जो थी ना उसके ऊपर वो स्पर्स पहने हुए थे। आप सर्च भी कर लिएगा गूगल पे, SPURS स्पेलिंग है। इन फेलोशिप वेल कुड शी लाफ एंड कार्प, कार्प मतलब टॉक करना। और कहता है अगर फेलोशिप यानी कि फ्रेंडशिप के लिहाज से बात की जाए तो वो बड़े अच्छे से हंस लेती थी और बातें कर लेती थी। और रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू पर चांस। रेमेडीज ऑफ लव बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कि एक रोमन पोएट थे ओविड, उसकी बुक का नाम था रेमेडिया अमोरिस। शायद उस बुक की बात की गई है कि वो जो रेमेडिया अमोरिस थी यानी कि रेमेडीज ऑफ लव थी, उसके बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो हर चीज़ जानती थी। और इसके अलावा कैसे ओल्ड डांस प्रेजेंट करना है ये उसके बारे में भी काफ़ी स्किल रखती थी। फॉर शी कुड ऑफ दैट आर्ट द ओल्ड डांस, और उसके अलावा कुड मतलब जानती थी ये ओल्ड डांस का आर्ट भी। देन है नेक्स्ट लाइन्स, अ गुड मैन, सॉरी यहाँ से तो पार्सन का करेक्टर शुरू हो रहा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी जो लास्ट लाइन है, दीज ऑल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक करेक्टर हुआ कंप्लीट। लाइन नंबर 478 तक हम लोग हमारी पोएम को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइन नंबर 479 से। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी करेगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।